तो साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एक जजमेंट दिखाएंगे जिसमें एएफटी की तरफ से पूर्व सैनिक के फेवर में फैसला दिया गया है। साइकेट्रिक कैटेगरी थी, 40% उसको डिसेबिलिटी रिलीज मेडिकल बोर्ड के द्वारा एसेस की गई थी, लेकिन उसका जो डिसेबिलिटी था वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाई मिलिट्री सर्विस कंसीडर करके उसका डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया था। मामला एएफटी में गया और वहां पर कई चीजें निकल के आई और अंततः पूर्व सैनिक के हक में फैसला आया। दूसरा, इस जजमेंट में एक चीज और निकल के आई कि अगर आप ओबेसिटी में लो मेडिकल कैटेगरी हैं और साथ में आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, यानी जो थमनी रोग बोलते हैं जिसको, तो ये जरूरी नहीं है कि मोटापा होने की वजह से आपको बाकी की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोरोनरी थमनी रोग ये हुए हैं। ये प्रूफ करना मेडिकल अथॉरिटी का काम है कि किस तरीके से जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज है वो ओबेसिटी के कारण हुआ है। सिर्फ ये लिख दिया कि भाई बंदा ओवरवेट था और हाइपरटेंशन है, ये है वो है, तो उसको कहीं ना कहीं लॉ में सस्टेन नहीं माना जाता। प्रॉपर नोट दिया जाएगा, जस्टिफिकेशन दिया जाएगा कि क्यों हाइपरटेंशन डायबिटीज में पूर्व सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन डिनाई की गई है। बहरहाल ये मामला अलग है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक साइकेट्रिक कैटेगरी का जजमेंट जिसको डिपार्टमेंट ने डिसेबिलिटी एलिमेंट देने से मना कर दिया था। एएफटी ने जब जजमेंट अपना दिया तो क्या चीज़ें निकल के आई वो मैं आपको आज दिखाता हूं। उससे पहले, यदि आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया है, आप 21 सितंबर 2023 से पहले लो मेडिकल कैटेगरी थे, परसेंटेज आपकी ज़्यादा थी, या पहले आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड थी, बाद में नाना कर दी, या बाद में आपका परसेंटेज कम कर दिया और आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया, तो पक्का उसको चैलेंज करें। हमारे बहुत अच्छे एडवोकेट हैं जो इन मामलों के ऊपर अच्छी समझ रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में डिसेबिलिटी पेंशन जो कि रिजेक्ट कर दी गई डिपार्टमेंट के द्वारा उसको चैलेंज करते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप अपने केस को हमें दे सकते हैं, हम आपके केस को एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे ताकि आपके फेवर में वो लड़ सके। तो चलिए, जो जजमेंट एएफटी ने दिया है साइकेट्रिक कैटेगरी का, जिसको डिसेबिलिटी एलिमेंट देने से डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, उस जजमेंट को दिखाते हैं और किस तरीके से ये फैसला पूर्व सैनिक के फेवर में आया। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये वो जजमेंट है जिसमें कि पूर्व सैनिक जिसको डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया था, जिसकी डिसेबिलिटी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर थी जो कि 40% थी फॉर लाइफ के लिए, लेकिन उसका नाना केस कंसीडर किया और उसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए मामले के ऊपर चलते हैं। या और लेटेस्ट जजमेंट है ये अप्रैल के महीने का, ये आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 2026 को ये जजमेंट जारी हुआ है। और अब चलते हैं दोस्तों इस मामले की पूरी गहराई में। 6 अप्रैल 2026 का ये जजमेंट है और इस जजमेंट में कई महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट जजमेंट है 6 अप्रैल 2026 का। यहाँ पर आप देखेंगे ये मांग रखी गई है, कोर्ट से रिलीफ मांगा गया है कि ऑर्डर या डायरेक्शन पास किया जाए, जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर या डायरेक्शन है रेस्पोंडेंट यानी सरकार को, कि जो एप्लीकेंट का डिसेबिलिटी है उसको एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड बाय सर्विस कंसीडर किया जाए और उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन का दिया जाए, क्योंकि उसकी 40% डिसेबिलिटी थी फॉर लाइफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज से, यानी 1 जुलाई 2024 से। उसके बाद साथ में मांग की गई है कि डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी दिया जाए और वो 50% मानी जाए और वो उसका भी भुगतान 1 जुलाई 2024 से दिया जाए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है 31 जनवरी 2001 का, उसके हिसाब से।
तो चलिए ब्रीफली आपको समझाते हैं मामले को। यहाँ पर आप देखेंगे बंदा भर्ती हुआ था इंडियन आर्मी में 26 जून 2007 को और डिस्चार्ज हुआ था 30 जून 2024 को, लगभग 17 साल सर्विस करके लो मेडिकल कैटेगरी में। ठीक है, फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ एनरोलमेंट, अपनी कंडीशंस को फुलफिल किया और रूल 13(3) आइटम 3(1) में वो डिस्चार्ज हो गया, जो आर्मी रूल 1954 का है। एप्लीकेंट जो है उसको सर्विस पेंशन तो मिली, लेकिन डिस्चार्ज आने से पहले उसका रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ, ये आरएमबी हुआ। ठीक है, और आरएमबी में उसकी जो डिसेबिलिटी थी बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, वो 40% फॉर लाइफ आंकी गई थी, लेकिन वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस कंसीडर की गई थी, जिसके बाद उसका डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद इंडिविजुअल ने क्लेम किया कि उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन का जो रिजेक्ट किया वो मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो सरकार ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने अपील डाली 4 अक्टूबर 2024 को, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर उसने ये एएफटी में ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर दी। ठीक है, अब दलीलें यहाँ से शुरू होती हैं। एप्लीकेंट के वकील के द्वारा दलीलें दी गई कि जब वो भर्ती हुआ था, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट द एप्लीकेंट वॉज फाउंड मेंटली एंड फिजिकली फिट। जब वो भर्ती हुआ था तो एप्लीकेंट जो है मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट था सर्विस के लिए। ठीक है, उसके बाद ही वो भर्ती हुआ था और किसी प्रकार का नोट उसके सर्विस डॉक्यूमेंट में नहीं था कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त था जब वो भर्ती हुआ था। यानी कि जब वो भर्ती हुआ था पूरी तरह से फिट था मेंटली और फिजिकली, और कोई बीमारी उसको नहीं थी। उसके बाद जो डिसीज़ है वो एप्लीकेंट को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर्विस के दौरान, और इसलिए उसको एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर करना चाहिए। और साथ ही दुनिया भर की बेंचेस जो एएफटी के ऑर्डर्स आए हुए हैं उनका भी हवाला दिया गया कि ऐसे मामलों के ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन ऑलरेडी दी जा चुकी है, उसका भी हवाला दिया और मांग की गई कि भाई जो 40% डिसेबिलिटी फॉर लाइफ है उसको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट 50% करके एप्लीकेंट को भुगतान किया जाए। ठीक है, अब यहाँ सरकारी वकील की दलीलें आ गई इधर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो रेस्पोंडेंट यानी सरकार का वकील है वो कहते हैं कि डिसेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एट द रेट 40% फॉर लाइफ हैज़ बीन रिगार्डेड एज नाना बाई आरएमबी। वो कहते हैं कि भाई उसकी जो 40% फॉर लाइफ डिसेबिलिटी है वो आरएमबी ने नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाई सर्विस एक्सेप्ट की है, कंसिडर की है। और पेंशन रेगुलेशन का हवाला दिया है, रेगुलेशन 53A ऑफ पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी 2008 पार्ट 1 विच प्रोवाइड्स दैट। अब पेंशन रेगुलेशन क्या कहता है, जो पेंशन रेगुलेशन 53A क्या कहता है, वो कहता है कि एन इंडिविजुअल रिलीज्ड रिटायर्ड डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ, यहाँ पर ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट or on completion of service limits or on attaining the prescribed age irrespective of his period of engagement, if found suffering from a disability attributable to or aggravated by military service and so recorded by release medical board, may be granted disability element in addition to service pension or service gratuity from the date of discharge or retirement if accepted degree of disability is assessed at the rate 20% or more। अब सरकारी वकील ने दलीलें दी कि कोई सैनिक डिस्चार्ज होता है, रिलीज़ होता है, ठीक है, या रिटायर होता है ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को पूरा करके, ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को पूरा करके या सर्विस लिमिट्स को पूरा करके या जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड एज है वो पूरा करके, ठीक है। और यदि वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त पाया जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज जाते वक्त, जो कि डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है और जो आरएमबी ने रिकॉर्ड की है, ठीक है, उसे डिसेबिलिटी एलिमेंट एडिशनली दिया जाएगा सर्विस पेंशन और सर्विस ग्रेचुटी के अलावा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डिस्चार्ज। लेकिन वो डिसेबिलिटी
कम से कम 20% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी। ये पेंशन रेगुलेशन का हवाला सरकारी वकील ने दिया। और फिर मांग रखी कि भाई जो एप्लीकेंट है वो डिसेबिलिटी एलिमेंट का हकदार नहीं है, इसलिए उसकी जो ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसको डिसमिस किया जाए। ठीक है, अब दलीलें दोनों की तरफ से हो गई। अब कोर्ट के सामने कोर्ट कहती है, एएफटी की तरफ से आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल कहती है कि भाई हमने दोनों पक्षों को सुना। ठीक है, एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट दोनों पक्षों को सुना, और वी हैव गॉन थ्रू रिलीज मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग। आरएमबी भी उन्होंने अच्छे से गौर किया, समझा, और जो भी रिकॉर्ड उनके सामने थे वो सारे उन्होंने स्टडी किए, और उन सब को स्टडी करने के बाद कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं जिनके जवाब निकालने हैं। पहला क्वेश्चन, वेदर द डिसेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। पहला क्वेश्चन है कि क्या जो एप्लीकेंट की डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। और दूसरा क्वेश्चन, वेदर द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ राउंडिंग ऑफ द डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। पहला सवाल क्या है, क्या वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या है कि अगर वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस है तो क्या राउंडिंग ऑफ का जो बेनिफिट है वो उसको मिलना चाहिए डिसेबिलिटी एलिमेंट का। तो उसके ऊपर अब आगे रिसर्च किया कोर्ट ने और फैसला दिया, चीज़ें सामने निकल के आई। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर रंजमन टीएम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सामने आया। सिविल अपील नंबर 998/2025 का, डायरी संख्या 20/836/2022 की, जो कि डिसाइड हुआ था 7 मई 2025 को, जिसके पैरा 25 में इट हैज़ बीन हेल्ड दैट, पैरा 25 में इस केस के पैरा 25 का भी जिक्र आया है कि इफ एनी एक्शन इज टेकन बाय द अथॉरिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ ए सर्विसमैन एंड the serviceman is denied disability pension on the basis of a report of release medical board wherein no reasons have been disclosed for the opinion so given, such an action of the authority will be unsustainable in law। ठीक है, इस केस में, ठीक है, रंजुमन टीएम वाले इस केस में पैरा 25 का जिक्र हुआ, जिसमें कहा कि अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है। ठीक है, अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज के लिए किसी सर्विसमैन का, और वो सर्विसमैन को डिसेबिलिटी पेंशन डिनाई की जाती है इस बेस पर कि रिलीज मेडिकल बोर्ड इस बेस पर रिलीज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, जिसमें कि जो रीजंस हैं वो पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं फॉर द ओपिनियन, जो भी ओपिनियन उन्होंने दी है उसके लिए, उस एक्शन को जो अथॉरिटी के द्वारा लिया गया है वो लॉ में अनसस्टेनेबल है। ठीक है, उसके बाद फर्दर एएफटी के द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस गया था, रिट पिटीशन नंबर 5783/2024 की, और एक एप्लीकेशन थी 23/945/2024 की, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस अदर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर वर्सेस मेजर जनरल राजेश छाबा रिटायर्ड। ठीक है, ये मामला भी सामने आया। एंड अदर कनेक्टेड मैटर डिसाइडेड ऑन 1 जुलाई 2025 रिलाइंग द डिसीजन कोऑर्डिनेटेड बेंच इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस XJW धर्मेंद्र प्रसाद, उसका भी मामला सामने आया। ठीक है, मामला क्या था? ए प्लेन रीडिंग ऑफ द अबव मेक्स इट एविडेंट दैट मियरली सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, वही जो मैंने शुरू में जिक्र किया, merely suffering from obesity by itself does not ifco facto render the order disability such as primary hypertension, diabetes mellitus and coronary artery disease in the force personal attributable to obesity। भाई ये नहीं कह सकते कि भाई कोई सैनिक यदि लो मेडिकल कैटेगरी है
ठीक है, ओबेसिटी में भी, हाइपरटेंशन में भी, या डायबिटीज़ मेलिटस में भी, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में। तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो ओबेसिटी की वजह से ही है। ठीक है, ये प्रूफ करने का काम मेडिकल अथॉरिटी का है, डिपार्टमेंट का है, कि किस तरीके से वो डिसेबिलिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है वो ओबेसिटी के कारण है। अगर सिर्फ ये लिख के दे दिया कि भाई ये ओबेसिटी था इसलिए हाइपरटेंशन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल है। उसके बाद आरएमबी ने ऑब्जर्वेशन जब दी थी उसमें किसी प्रकार ओबेसिटी का जिक्र नहीं किया था, जो मेडिकल कंडीशन है एप्लीकेंट की, तो ओबेसिटी वो था नहीं आरएमबी जब हुआ था। उसके बाद ये पूरे मामले, पुराने जो केस हुए थे उन केसेस का जिक्र आया। ठीक है, और जब इन सभी केसेस का जिक्र आया फिर बाद में निष्कर्ष पर आई एएफटी यहाँ पर। अब यहाँ एएफटी कहती है इन व्यू ऑफ द सेटल्ड पोजीशन, ठीक है, इन व्यू ऑफ द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ ऑन एट्रीब्यूटेबिलिटी, जो एट्रीब्यूटेबिलिटी का कानून है उसके ऊपर जो पोजीशन सेटल की गई है, वी फाइंड that the RMB has denied attributability to the applicant only by endorsing that the disability bipolar affective disorder is neither attributable to nor aggravated by service on ground of onset of disability in April 2023 while posted in peace location Babina। ठीक है, कोर्ट कहती है कि आरएमबी ने जो उसकी डिसेबिलिटी की एट्रीब्यूटेबिलिटी डिनाई की है वो सिर्फ इस आधार पर की है कि वो बंदा अप्रैल 2023 में पोस्टेड था जब वो पीस लोकेशन में था बबीना में, और इसलिए उसको एंटाइटल नहीं किया गया डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन का। ठीक है, अब आगे कोर्ट क्या कहती है उसको समझना है। हाउएवर, considering the facts and circumstances of the case, we are of the opinion that this reasoning of Release Medical Board for denying disability element of disability pension to the applicant is cryptic, not convincing and doesn't reflect the complete truth of matter। ये जो रीजनिंग दी थी रिलीज मेडिकल बोर्ड ने कि बंदा जो है अप्रैल 2023 में पीस लोकेशन में पोस्टेड था बबीना में, तब उसको यह डिसेबिलिटी हुई थी, कौन सी, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये वाली डिसेबिलिटी बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर कब हुई थी, अप्रैल 2023 में, जब वो पीस लोकेशन में पोस्टेड था बबीना में, और इसलिए उसको नॉट एंटाइटल किया गया था, इसलिए उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया गया था। तो इस फाइंडिंग को, रिलीज मेडिकल बोर्ड की इस फाइंडिंग को एएफटी कहती है कि तमाम सर्कमस्टेंसेस और जो फैक्ट्स हैं उनको समझने के बाद हम इस ओपिनियन पर पहुंचे हैं कि ये जो रिलीज मेडिकल बोर्ड के द्वारा कारण दिए गए हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन को डिनाई करना, ठीक है, वो क्रिप्टिक है, कन्विंस भी नहीं कर रहा है कोर्ट को, और पूरी सच्चाई भी बयान नहीं कर रहा है। यानी कि रिलीज मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जो नाना केस बनाया था उसको सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कहा कोर्ट ने, वो है सबसे इम्पोर्टेंट। पीस स्टेशंस हैव देयर ओन प्रेशर ऑफ रिगोरियस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मिलिट्री सर्विस। बंदा अगर पीस स्टेशन में भी पोस्टेड है तो पीस स्टेशन भी अपने आप में सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रेशर रखता है, और उसके साथ जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जुड़ा है मिलिट्री सर्विस का, वो भी एक बड़ा प्रेशर पीस स्टेशन में होता है। ऐसा नहीं है कि पीस स्टेशन है तो बंदा सो कर के तनख्वाह ले रहा है। जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो पीस स्टेशन में भी होती है, ठीक है, और सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री एक्टिविटी होती है, वो पीस स्टेशन में भी होती है, और उसका प्रेशर, उसका स्ट्रेस एक सैनिक पर रहता है, चाहे वो पीस में हो चाहे वो फील्ड में हो। अब आगे, एप्लीकेंट वॉज एनरोल्ड इन आर्मी ऑन इतना एंड डिसेबिलिटी हैज़ स्टार्टेड ऑन इतना। अब कोर्ट कहती है कि जब बंदा भर्ती हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो भर्ती हुआ था कब, 26 जून 2007 को,
और जो उसकी डिसेबिलिटी है वो कब शुरू हुई थी, 19/4/2013 को, ठीक है, 2007 से 2013, मतलब 6 साल के बाद, लगभग 6-7 साल के आसपास। देयर आफ्टर द एप्लीकेंट वॉज पोस्टेड इन फील्ड एरिया सुकना वेस्ट बंगाल फ्रॉम 30 अप्रैल 2017। भाई बीमारी हुई, उसको बीमारी स्टार्ट हुई कब, 9 अप्रैल 2013 को। उसके बाद वो फील्ड एरिया में भी पोस्टिंग गया 30 अप्रैल 2017 से लेकर के 24 सितंबर 2010 तक, और फिर बाद में उसको डिस्चार्ज किया गया कब, 26/6/2007 को, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कोर्ट इस ओपिनियन पे पहुंची। कोर्ट की जो ओपिनियन थी, दैट रिब्यूटल ऑफ प्रिजम्पशन अगेंस्ट एट्रीब्यूटेबिलिटी एंड एग्रावेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन ओपिनियन एंड रीजनिंग of RMB is not based on good and sound reason, and the benefit of doubt in these circumstances should be given to the applicant in view of the Ranjuman TM versus Union of India and others वाले मामले को लेकर के। तो AFT कहती है भाई RMB के द्वारा ये जो फाइंडिंग्स थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और जो मामला था रंजुमन TM वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उस मामले को ध्यान में रखते हुए जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एप्लीकेंट को दिया जाए, एंड डिसेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी कंसिडर्ड एज एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, और जो डिसेबिलिटी है बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर वो एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट होनी चाहिए। और उसके बाद ये वाला मामला आया, ठीक है, पुराना जो एक केस था राउंडिंग ऑफ बेनिफिट वाला। अब यहाँ पर देखें, कोर्ट कहती है ये भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 2018 का, PCDA का प्रयागराज का एक सर्कुलर है 596, ठीक है, वेयर इन इट इज़ प्रोवाइडेड दैट केसेस वेयर आर्मर्ड फोर्सेस पेंशनर्स हु वर रिटायर्ड डिस्चार्ज और वॉलेंटरी रिटायर्ड पब्लिक डिस्चार्ज वॉलेंटरी और अदरवाइज with disability and they were in receipt of disability or war injury element as on 31 दिसंबर 2015, their extent of disability or war injury element shall be recomputed in the manner given in the said circular। PCDA का एक सर्कुलर था जिसमें कि बताया गया कि आर्मर्ड फोर्सेस पेंशनर्स जो कि रिटायर हुए या डिस्चार्ज हुए वॉलेंटरी, ठीक है, या अदरवाइज विद डिसेबिलिटी, और जो डिसेबिलिटी या वार इंजरी एलिमेंट ले रहे थे 31 दिसंबर 2015 तक, उनको इस लेटर का या इस सर्कुलर का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाए और उनकी जो पेंशन है वो रिकम्प्यूट की जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो एप्लीकेबल किया था ये 1 जनवरी 2016 से किया था। फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर जारी किया था 27 दिसंबर 2023 का, ठीक है, विच हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद एक पॉलिसी लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जारी हुआ था 27 दिसंबर 2023 को, जिसमें कि आप देखेंगे ये राउंडिंग ऑफ वाला मामला सामने आया, ठीक है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% तक है, ठीक है, आपकी डिसेबिलिटी 50% तक है तो वो 50% मानी जाएगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% से ज़्यादा है और 75% तक है तो आपकी डिसेबिलिटी 75% मानी जाएगी। और यदि आपकी डिसेबिलिटी 75% से लेकर के 75% से ऊपर है और 100% तक है तो आपकी डिसेबिलिटी 100% मानी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद बताया कि किस तरीके से इसको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी मिलना चाहिए, और अंत में ये फैसला दिया ओरिजिनल एप्लीकेशन डिजर्व्स टू बी अलाउड हैंस अलाउड। जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की गई थी पूर्व सैनिक के द्वारा वो अलाउ की जानी चाहिए, अलाउ कर दी जाती है। और जो रिजेक्ट किया था डिसेबिलिटी एलिमेंट का, डिसेबिलिटी पेंशन का जो रिजेक्शन ऑर्डर था, ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर, द इम्पंक्ड ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेंट्स क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इज सेट असाइड।
उसका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट किया था उस ऑर्डर को AFT के द्वारा रिजेक्ट किया और सेट असाइड कर दिया, ठीक है। और एप्लीकेंट को एंटाइटल कर दिया उसकी डिसेबिलिटी एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट कंसीडर करके, और उसको एंटाइटल किया डिसेबिलिटी एलिमेंट 40% फॉर लाइफ और राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी दिया 50% का, ठीक है। 40% फॉर लाइफ जो उसकी डिसेबिलिटी थी उसको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट लगा करके कर दिया कोर्ट ने 50%। और जो डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट करने वाला जो ऑर्डर था, ठीक है, इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और फिर आगे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर रेस्पोंडेंट को आदेश दे दिया गया, यानी सरकार को आदेश दे दिया गया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए एप्लीकेंट को 40% फॉर लाइफ और राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी दिया जाए तो 50% फॉर लाइफ नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज से, ठीक है। और इस आदेश को 4 महीने के भीतर इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया। अगर ये आदेश 4 महीने में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो 6% सालाना ब्याज दिया जाएगा, वास्तविक भुगतान जब किया जाता है तब तक। तो साथियों, उम्मीद करते हैं इस शानदार जजमेंट से जो महत्वपूर्ण चीज़ें सामने निकल के आईं वो कहीं ना कहीं आपके भी काम आ सकती हैं। यदि आपका भी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ रिजेक्ट कर दिया है इस आधार पर कि आपकी डिसेबिलिटी नाना है, आप पीस लोकेशन में पोस्टेड थे, या आपकी डिसेबिलिटी 20% से कम है लेकिन आप लो मेडिकल कैटेगरी 21 सितंबर 2023 से पहले हुए, यानी कि GMO 2023 आने से पहले हुए, तो पक्का आप उसको चैलेंज करें, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं देगा तो कोर्ट बैठी है। और कई मामलों में ये देखने में आया है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट किया गया है वो पूर्व सैनिकों को कोर्ट केस करने के बाद वो बेनिफिट मिला है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी संपर्क करने के लिए हमारा ये नंबर है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।